नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। ठीक 10:30 बज गए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं। दिल्ली में BWC यानी बीजेपी वर्किंग कमेटी, बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक चल रही है। आज उसका दूसरा दिन है। आज इसमें हिमाचल के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक बड़ी बात यह हो सकती है कि जगत प्रकाश नड्डा को अगर इसमें एक्सटेंशन मिलती है तो निश्चित तौर से हिमाचल के लिए एक बड़ी बात होगी। नड्डा भी इतिहास रचेंगे और वह अडवाणी और अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे शख्स बन जाएंगे जो लगातार 2 कार्यकाल जिनको मिलेंगे। बीजेपी की बैठक ये कल शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद इसको जो है विस्तार मिला था और इस बैठक में कल पहले दिन के जो हाइलाइट्स थे उसमें जगत प्रकाश नड्डा ने यह स्वीकार किया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कि वे हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदल पाए। जी हाँ, काफ़ी चर्चा थी कि इसको लेकर जो है पूरी विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन नड्डा में पूरे के पूरे मामले को जो है एक ही लाइन में निपटा दिया और उन्होंने कहा कि वे इतिहास को नहीं बदल पाए। वहाँ का इतिहास हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि हर 5 साल बाद लोग बदल देते हैं। खासतौर से 1985 के बाद जो है वो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन लगातार हुए हैं और किसी को एक्सटेंशन नहीं मिली है और किसी को सत्ता रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में जो नारा दिया गया था बीजेपी की ओर से रिवाज बदलने का, वो रिवाज नहीं बदल पाया। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन कल उनकी एक्सटेंशन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। संभवतः आज एक लाइन का प्रस्ताव आएगा और उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। बात अगर बैठक की करें तो पहले दिन की बैठक में कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के भाजपा प्रदेशाध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट दी है और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के अध्यक्ष आज अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। ये मूलतः वो राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं और इन्हीं को लेकर इस बैठक में मूल रूप से मंथन हो रहा है। और पहले दिन के मंथन में यह भी आया है कि बीजेपी ने पूरे देश में 72,000 ऐसे बूथ चिन्हित किए हैं जो उसको लगता है कि कमजोर हैं और जहां काम करने की जरूरत है। पहले ये संख्या जो 57,000 थी, लेकिन अब ये 72,000 हो गई है। ये संख्या बढ़ गई है। सीटों की संख्या भी 146 से 170 चली गई है, जिन सीटों को कमजोर बीजेपी मानती है। ये परिवर्तन जो है हालिया जो चुनाव हुए हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद सामने आया है और इसको लेकर जो है बीजेपी में एक रणनीति बन रही है। क्या उसमें आता है क्या नहीं, ये शाम देर रात तक जो आज उसका संकल्प पत्र आएगा उसमें का शामिल हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से मुख्य जो बीजेपी का जो टीम है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और माना जा रहा है कि नड्डा को एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि अभी एक तो जो बीजेपी का संविधान है उसके मुताबिक 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जाएगा। तो वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। और दूसरा, क्योंकि चुनाव सिर्फ रहे 9 राज्यों के चुनाव इसी साल होने हैं, जिसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया MP, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये राज्य शामिल हैं। ऐसे में भी कोई बीजेपी को बड़ा बदलाव करके कोई बड़ा रिस्क लेगी ये लगता नहीं है। ऐसे में नड्डा का एक्सटेंशन लेना लगभग तय है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें लगातार 2 कार्यकाल मिलेंगे। हालांकि राजनाथ सिंह भी 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकाल ब्रेक के बाद था। 1980 में जब पहली बार बीजेपी अस्तित्व में आई थी तो 1980 से 86 तक लगातार 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे। 1986 से 91 तक लाल कृष्ण आडवाणी रहे। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद कुशाभाऊ ठाकरे आए, वो 98 से 2000 तक रहे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी आए थे 91 से 93 तक। फिर 93 से 98 तक फिर से लाल कृष्ण आडवाणी आए थे। 98 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे आए थे। फिर बंगारू लक्ष्मण 2000 और 2001 के बीच में विवादों के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा। जना कृष्णा मूर्ति आए 1001 और 2, जो बीच का कार्यकाल उनका बचता था उसके लिए। 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू अध्यक्ष रहे। 2009 से 13 तक, 2004 से 6 तक फिर से लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया। 6 से 9 तक राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 9 से 13 तक नितिन गडकरी अध्यक्ष रहे। 13 से लेकर 14 तक 1.5 साल का ये कार्यकाल रहा राजनाथ सिंह का दूसरा। और फिर 14 से 20 तक लगातार 2 कार्यकाल अमित शाह ने लिए। और अब नड्डा जो है 2020 से इस पद पर बने हैं और उनको एक्सटेंशन मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में हिमाचल के लिए यह बड़ी इतिहास वाली बात होगी। लेकिन जो दिक्कत थी वो सामने आ गई। कल नड्डा ने उसको स्वीकारा। हालांकि उसको स्वीकारने के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा
लंबा चौड़ा उसमें भाषण नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनके भाषण की एक लाइन में ही उनका ये दर्द झलक गया कि वो हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदल पाए, जबकि यहाँ पे उन्होंने ही खुद नारा दिया था कि रिवाज बदलेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। एचएस की परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है और उस शेड्यूल के मुताबिक जो है ये लोक सेवा आयोग ने जो हिमाचल प्रदेश का उन्होंने ये शेड्यूल जारी किया है। 2023 में ये एग्ज़ाम होना है। फरवरी में इसकी सूचना जारी कर दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक फरवरी के दूसरे सप्ताह में एचएस, जिसको एचपीएस भी लिख देते हैं आप, के एग्ज़ाम के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और 11 जून को पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो होगा। 11 जून को प्रीलिम्स होगा इसका एचएस के लिए और 11 जून 2023 को प्रीलिम होगा और इसके बाद सितंबर में मेंस मुख्य परीक्षा होगी, हालांकि उसकी डेट नहीं बताई गई है। दिसंबर 2023 में सफल रहने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे और उनको संभवतः दिसंबर 2023 में ही नियुक्तियां जो है वो मिल जाएंगी। ये शेड्यूल आयोग के सचिव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव डी के रत्न ने किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने बताया है कि इसके लिए 40,000 से अधिक उम्मीदवार आवेदन करते हैं, जो अपनी तैयारी जो है और जोरों शोरों से नेचुरली इस अधिसूचना के बाद शुरू कर देंगे। और अगर उम्मीदवारों को कोई और जानकारी चाहिए तो वो बोर्ड के नंबर, लोक सेवा आयोग के नंबर 0177, ये शिमला का कोड है 2624313। मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, 0177 2624313 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रदेश के उस बड़े राजनीतिक चर्चा की जिसको लेकर डेली कोई ना कोई खबर कहीं ना कहीं से आती है और कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो रहा है, कल हो रहा है। जब होगा कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए और होगा ही, क्योंकि 3 पद वहाँ पे खाली हैं, एक उपाध्यक्ष का पद भी है, तो ये 4 पद तो भर नहीं है। उपाध्यक्ष का पद निश्चित तौर से बजट सेशन में भरेगा, लेकिन इस बात को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बजट सेशन से पहले ही मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार करेंगे या फिर बजट सेशन के बाहर। जो पॉलिटिकल रणनीतियां हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि मुख्यमंत्री इसको बजट सेशन तक ले जाएंगे खींच के। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशरों की बात हो रही है बाहर से, अगर वो सच में ही है कहीं प्रेशर पॉलिटिकल सुखविंदर सुक्खू पर, तो ये जल्दी भी हो सकता है। उन्होंने हाल ही में एक बयान भी दिया था पीटर हॉफ में, बिलासपुर से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल से, कि धर्माणी का अप्रूवल है दिल्ली से और धर्माणी को मंत्री बनना है। लेकिन कांगड़ा को लेकर सबकी ज़्यादा जिज्ञासा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में एक नया जो ब्रेकअप आया है वो विधानसभा से आया है। विधानसभा ने सभी एमएलएज को, जो उनके एमएलए हॉस्टल में क्वार्टर मिलते हैं, उनको जिनको आवास मिलते हैं, वो जारी कर दिए। उसमें सुधीर शर्मा को 402 नंबर दिया गया है न्यू मेट्रोपोल में। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मंत्रिमंडल के तलबदार है। राजेश धर्माणी को जो है 602 और 401 नंबर दिया गया है न्यू मेट्रोपोल में। इसी के साथ जो है अगर बाकी की बात करें, यादवेंद्र गोमा को 206 जौहर सदर ब्लॉक में दिया गया है। ये भी मंत्रिमंडल में दावेदार हैं जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें रघुवीर सिंह बाली, ये भी मंत्रिमंडल के दावेदार हैं। और केवल सिंह पठानी भी, रघुवीर सिंह बाली को 601 न्यू मेट्रोपोल जो है वो दिया गया है। कभी इनके पिताजी रहते थे इसमें। केवल सिंह पठानिया को 209 जौहर ब्लॉक में दिया गया है। ये भी जो है दावेदार हैं। और इस तरह से ये इनके जो आवास हैं वो आवंटित कर दिए गए विधानसभा में। तो ये अगर ये क्या है, ये कोई संकेत है या महज एक रूटीन प्रक्रिया है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मंत्रियों को क्योंकि कोठियां मिलती हैं, ऐसे में अगर निकट भविष्य में जल्दी मंत्रिमंडल होना होता तो फिर यह आवास किसी और को भी आवंटित किए जा सकते। इसको इस तरह से देखा जा रहा है। राजेंद्र राणा का नाम इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि उनके नाम पर पहले से आवास आवंटित है, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थे तो उनके पास जो है आवास आवंटित है। लखनपाल का भी नाम इसमें नहीं है क्योंकि उनको भी जो है पहले से आवास आवंटित है, तो इसलिए उनका भी नाम इसमें नहीं है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, उनको जो है एक कमरा एक्स्ट्रा दिया गया है। 102 और 302 उनको दिया गया है। इंद्रदत्त लखनपाल को 102 और 302 जौहर सदन ब्लॉक में उनको 2 कमरे दे दिए गए हैं। तो अब इसके क्या मतलब निकलते हैं क्या नहीं आप निकालिए, लेकिन सामान्य रूप से मतलब ये निकाला जा रहा है कि अभी जो है अभी पूरे का पूरा जो मसला है कहीं थोड़े दिन और खिसक सकता है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका छोटे से उसके लिए। बीजेपी की बैठक लगातार चलिए। बीडब्ल्यूसी की बीजेपी वर्किंग कमेटी की कार्य समिति जिसको कहते हैं, वो वर्किंग कमेटी नहीं बोलते उसको, हिंदी में करते हैं। तो उसकी बैठक में आज क्या प्रस्ताव होते हैं इस पर चर्चा होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जगत प्रकाश नड्डा ने माना है कि वो हिमाचल में रिवाज नहीं बदल पाए, इसका उन्हें खेद है, जबकि बाकी जगह बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जगत प्रकाश नड्डा की एक्सटेंशन को लेकर कल कोई बात नहीं हुई है। आज संभवतः
एंड में एक लाइन का ये प्रस्ताव आएगा जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया जाएगा, और ऐसा होता है तो लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद लगातार 2 कार्यकाल लेने वाले वो तीसरे बीजेपी अध्यक्ष होंगे, और ये हिमाचल के ही नहीं उनके लिए भी एक ऐतिहासिक पल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के। दिन भर दूसरी खबरों के साथ मिलते रहेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।